हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार इकोनॉमिक्स 10 क्लास के महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर, जो कि हमारे आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, बिहार में किसकी प्रधानता है? तो बिहार में कृषि की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, बिहार के विकास में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो सबसे बड़ी बाधा बाढ़ है। बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के कौन से उपाय हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इनमें सभी। जनसंख्या पर नियंत्रण भी ज़रूरी है, कृषि का तेज़ी से विकास भी ज़रूरी है, उद्योगों का विकास भी ज़रूरी है। तो इनमें सभी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का प्रमुख कारण क्या है? तो इनमें सभी हो जाएगा। सूखा एवं बाढ़ का प्रकोप होता है हर बार। जनसंख्या में अत्यधिक वृद्धि है यहाँ पे। पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व बिहार में ही है। 1106 प्रति प्रति किलोमीटर प्रति स्क्वायर किलोमीटर है। और आगे देखिए, बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या अप अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर है? तो ये 80% जो है, 80% जनसंख्या कृषि पर आश्रित है। बिहार में विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग रह गया? तो वो चीनी उद्योग सिर्फ रह गया। आगे देखिए, बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? तो क्या है मुख्य साधन? कृषि है। भारतीय संदर्भ में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान आज़ादी के बाद घटा है या बढ़ा है या स्थिर है? तो इस पर आपको हो जाएगा घटता गया है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? तो ये 15 मार्च 1950 को किया गया था। आगे देखिए, भारतीय योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है, भारत के पड़ोसी देश में किस देश की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो श्रीलंका की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था? तो ये 1951 से 1956 तक था। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 1951 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, भारत में नीति आयोग की स्थापना कब हुई? तो नीति आयोग की स्थापना जो है 2015 में हुई थी। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो ये 19 मार्च 1950 ईस्वी को। अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से हरित क्रांति संबंधित है? तो हरित क्रांति जो है प्राथमिक क्षेत्र से, कृषि से संबंधित है। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि आता है। और हरित क्रांति का जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा था वो गेहूं पे पड़ा था, और वो पंजाब, हरियाणा, इस साइड, उत्तर प्रदेश, इस साइड में सबसे ज़्यादा इसका असर पड़ा था। बहुत ज़्यादा खेती हुई थी इसकी उस समय, अभी भी होती है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो विद्युत। आगे देखिए, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और सेवा क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तृतीय क्षेत्र कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? तो ये सेवा क्षेत्र को कहा जाता है। किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसी व्यक्ति या किसी
संस्था का अधिकार होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पूंजीवादी। किसी देश के विकास का स्तर किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो उसका जो निर्धारित किया जाता है वो स्वास्थ्य की स्थिति, प्रति व्यक्ति आय और साक्षरता, ये तीनों हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, योजना आयोग को भंग कर कौन सा आयोग बना? तो ये जो है नीति आयोग बना था 2015 में। 24वां प्रश्न है, योजना आयोग के अध्यक्ष होते हैं, कौन होते हैं? तो ये प्रधानमंत्री होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, योजना आयोग के सदस्यों की संख्या होती है, तो ये कितनी होती है? 8 होती है। आर्थिक क्रियाओं का उद्देश्य क्या होता है? ये होता है जीविकोपार्जन। अगला प्रश्न देखिए 27 नंबर, आर्थिक विकास का गैर आर्थिक कारक कौन है? ये हो जाएगा आपको तकनीकी विकास। आर्थिक विकास का मौद्रिक विकास एक दूसरे के क्या है? तो पूरक है। अर्थव्यवस्था होती है, 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है। अर्थव्यवस्था के मुख्यतः कितने प्रकार होते हैं? तो 3 होते हैं। अगला प्रश्न है 31 नंबर, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो ये 200 दिनों तक रोजगार देने की व्यवस्था है। नरेगा एक कार्यक्रम है, राष्ट्रीय स्तर का कार्यक्रम है ये। अगला प्रश्न है, नरेगा कार्यक्रम के नाम के साथ किस व्यक्ति का नाम जोड़ा गया? तो ये महात्मा गांधी का नाम जोड़ा गया, इसलिए इसको मनरेगा कर दिया गया बाद में यहाँ पे एम लगा दिया गया। चलिए आगे देखते हैं, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है और कौन होगा? अपना बिहार होगा। इनमें कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? तो ये भारत है, इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था है। जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? तो बिहार का भारत में जो है जनसंख्या की दृष्टि से तीसरा स्थान है। नंबर 1 पे कौन आता है? नंबर 1 पे आता है यूपी। नंबर 2 में कौन सा आता है? नंबर 2 में आता है महाराष्ट्र। ठीक है, नंबर 3 पे अपना बिहार। आगे देखिए, जनसंख्या की वृद्धि से आर्थिक विकास की गति मंद हो जाती है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1952 ईस्वी में। एक समाजवादी अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक बल किस पर दिया जाता है? तो ये दिया जाता है लोक कल्याण पर। अगला प्रश्न है, मानव विकास की दृष्टि से भारत के पड़ोसी देश में किस देश की स्थिति बेहतर है? तो ये श्रीलंका की स्थिति बेहतर है। निम्नांकित में कौन सा देश विकसित अर्थव्यवस्था का उदाहरण है? ये है आपको संयुक्त राज्य अमेरिका। सब्जी के उत्पादन में बिहार को देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो बिहार को जो देश में है वो दूसरा स्थान प्राप्त है। अगला प्रश्न है 43 नंबर, यदि राष्ट्रीय आय की अपेक्षा जनसंख्या में वृद्धि का अनुपात अधिक है तो प्रति व्यक्ति आय क्या हो जाएगी? तो कम हो जाएगी। प्लास्टिक मुद्रा है, प्लास्टिक मुद्रा क्या है? तो ये एटीएम को बोला जाता है, प्लास्टिक मुद्रा, एटीएम को। जिस देश की राष्ट्रीय आय या प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है
वह देश कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित कहलाता है। सतत विकास का उद्देश्य है। क्या है सतत विकास का उद्देश्य? तो इसका हो जाएगा अपने लिए और आने वाली संतति के लिए कुछ छोड़ देना। ऐसा उपयोग करें कि उसको आने वाले भी उपभोग कर पाएँ। आर्थिक विकास संबंधित है, तो ये दोनों इसका सही हो जाएगा, परिणात्मक परिवर्तन से और गुणात्मक परिवर्तन से। अगला प्रश्न देखिए, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का किया। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का शोषण किया। फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई, तो ये अंग्रेजों ने अपनाई है। ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या है? ऊर्जा के मुख्य स्रोत ये सभी हो जाएगा, कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत। बैंक उदाहरण है। बैंक जो है उदाहरण है, वो किसका उदाहरण है? तृतीय क्षेत्र का। तृतीय क्षेत्र का उदाहरण है बैंक। साहित्यिक दृष्टिकोण से विकास और वृद्धि में कोई अंतर नहीं है। स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था क्या थी? तो ये हो जाएगा कृषि प्रधान थी स्वतंत्रता पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था। लोग कृषि पे ही पूरा झुके हुए थे, पूरा उसी पे कार्य चल रहा था, कोई उद्योग फैक्ट्री कुछ नहीं था। मानव पूंजी के प्रमुख घटक हैं, कौन से हैं? तो इनमें सभी हो जाएगा। विकासशील देशों में कार्यशील जनसंख्या अधिकांशतः संलग्न है, तो क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र हो जाएगा इसका। राज्य एवं राष्ट्र की आय, उपभोग, व्यय और विनियोग के योग, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय की गणना की विधि है, कौन सी है? तो ये उपयुक्त तीनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय आय मापने की उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, क्या है? तो इनमें सभी हो जाएगा, वैज्ञानिक भी हो जाएगा और व्यवहारिक भी हो जाएगा, सहज भी हो जाएगा। चौथा नंबर है, राष्ट्रीय आय में क्या क्या सम्मिलित रहती है? तो इनमें विदेशों से प्राप्त आय और घरेलू उद्योगों की आय, राष्ट्रीय आय में दोनों सम्मिलित होती है। राष्ट्रीय आय का अर्थ है उत्पादन के साधनों की आय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का सृजन होता है, तो ये उत्पादक क्रियाओं द्वारा होता है। राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है, तो इसकी धारणा में क्या शामिल है? उपर्युक्त तीनों शामिल है, केवल सकल घरेलू उत्पाद, केवल सकल राष्ट्रीय उत्पादन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन। तो राष्ट्रीय आय की धारणा में तीनों शामिल है। अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रीय आय समिति के अनुसार 1948-49 में भारत की राष्ट्रीय आय लगभग कितनी थी? तो उस समय जो राष्ट्रीय आय थी लगभग 8685 करोड़ रुपये थी। सन 2005-06 में झारखंड की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? 2005-06 की बात कर रहा है, तो उस समय 19,066 रुपया थी प्रति व्यक्ति आय। सन 2008-09 में बिहार की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो 13,728 थी। सोचने वाली बात है, झारखंड बिहार से निकला हुआ एक राज्य, और अभी उसकी जो है 2005-06 में उस ज़माने में थी 19,066, और भारत ये बिहार का क्या था? 13,728, वो भी 2 साल के बाद। जब तक 2 साल के बाद, तो उसका 19 है तो इसका 25 हो गया होगा। खैर,
आगे देखते हैं। सन 2008-9 में सन 2008-9 ईस्वी के अनुसार भारत की औसतन प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो ये 25,494 थी। सन 2005-6 में पंजाब राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? ये 34,929 थी। सन 2005-6 ईस्वी में हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो हरियाणा का कितना था? 38 था उसका, 38,832। 2005-6 ईस्वी में निम्नांकित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अपेक्षाकृत अधिक थी? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। 2005-6 ईस्वी में बिहार का प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपको 7,875 रुपया। 2005-6 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 25,716 रुपया। 2007 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय अमेरिका की प्रति व्यक्ति आय का लगभग कितना था? तो इसका हो जाएगा आपको 1/48वां भाग। आगे देखिए, 2012-13 में भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना था? तो 68,757 था। 2005 ईस्वी में विश्व विकास रिपोर्ट के 2005 ईस्वी में विश्व विकास रिपोर्ट में भारत की राष्ट्रीय आय थी कितनी थी? $720 थी। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये पटना का सर्वाधिक होगा। बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो वो हो जाएगा शिवहर। अगला प्रश्न देखिए, बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग है, कौन सा है? कृषि है। भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो वो हो जाएगा बिहार। अगला प्रश्न देखिए, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है, किसको कहा जाता है वित्तीय वर्ष? तो 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच को कहा जाता है वित्तीय वर्ष। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? तो ये हो जाएगा आपको गोवा। भारत एक राष्ट्र है, विकासशील राष्ट्र है भारत। वास्तविक राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की ये परिभाषा किसने दी? तो ये फिशर ने ये परिभाषा दी थी। किसी राज्य के व्यक्तियों का जीवन स्तर किस पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद पर और सकल राज्य घरेलू उत्पाद पर। तो क और ख दोनों हो जाएगा इसका। योजना काल में भारत की वार्षिक विकास दर कितनी रही है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको 4.2%। उत्पादन जनगणना पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया था? तो ये ब्रिटेन में किया गया था। अगला प्रश्न है, राज्य घरेलू उत्पाद का आकलन कैसे किया जाता है? तो ये क और ख दोनों पर किया जाता है। निदेशालय की रिपोर्ट के अनुसार सन 2008-2009 ईस्वी में भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो ये थी 25,494 थी। दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया। कब लगाया था? तो ये लगाया था 1893 ईस्वी में। भारत की राष्ट्रीय आय का सर्वप्रथम अनुमान किसने लगाया था? तो ये लगाया था आपको दादा भाई नौरोजी ने। आय वह पारिश्रमिक है जो किसी को कार्य के बदले मिलता है। तो ये
तीनों इसका सही हो जाएगा, शारीरिक हो जाएगा, मानसिक हो जाएगा, हाँ, तीनों हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न देखिए, श्रम का परिश्रमिक है, क्या है? मजदूरी है इसका। पूंजी का परिश्रमिक है, क्या है? ब्याज है। भूमि का परिश्रमिक क्या है? तो इसका हो जाएगा लगान। गरीबी गरीबी को जन्म देती है, या गरीबी का कुचक्र है, किसने कहा था? गरीबी गरीबी को जन्म देती है, गरीबी का कुचक्र है, किसने कहा था? तो रैगनक नक्स ने कहा था, रैगनक नर्कस ने कहा था। अगला प्रश्न है, विकसित राज्यों में ऊंची होती है, प्रति व्यक्ति आय जो है इसमें ऊंची होती है विकसित राज्य में। सर्वप्रथम अनुमानित भारत की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय थी 20 रुपये थी प्रति व्यक्ति आय। उत्पादन एवं आय गणना विधि आर्थिक दृष्टिकोण से है, क्या है? उपयुक्त तीनों हो जाएगा इसका, सहज हो जाएगा, वैज्ञानिक हो जाएगा, व्यवहारिक हो जाएगा। राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है, क्या शामिल है? वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य, ये शामिल है। अगला प्रश्न देखिए, कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्चे के अंतर को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो शुद्ध राष्ट्रीय आय कहा जाता है। जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कहलाता है, क्या कहलाता है? वो विकसित कहलाता है वो। अगला प्रश्न देखिए, निम्नांकित में कौन हमारे रहन सहन के स्तर को प्रभावित करता है? तो ये प्रति व्यक्ति जो आय है यही हमारे रहन सहन को प्रभावित करता है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? तो भारत में जो राष्ट्रीय आय गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है, CSO करता है। मुद्रा एवं बचत एवं साख, मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा है? तो मुद्रा का जो प्राथमिक कार्य है वो विनिमय का माध्यम। मुद्रा का प्राचीनतम रूप क्या है? तो मुद्रा का जो प्राचीनतम रूप है वो वस्तु मुद्रा था, पहले सामान के बदले सामान मिलता था। मुद्रा ने साख प्रणाली को कैसे बनाया? तो ये जो है संभव। मुद्रा एक अच्छा है, मुद्रा एक अच्छा क्या है? सेवक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा आधुनिक मुद्रा का एक रूप है? तो कागज का नोट जो है वो आधुनिक मुद्रा का एक रूप है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मुद्रा एक आधुनिक रूप है? अच्छा ये तो हो गया, ये आधुनिक रूप नहीं है, अच्छा ये नहीं है तो नहीं हो जाएगा, तो ये जमा नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो मुद्रा का कार्य उत्पादन नहीं है। किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो ये चांदी और सोने का प्रयोग सबसे ज़्यादा हुआ है। किस मुद्रा के चलते विनिमय कार्य सरल हो गया है? तो ये प्लास्टिक मुद्रा के चलते विनिमय कार्य मतलब सरल हो गया है। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? तो पत्र मुद्रा को। अगला प्रश्न देखते हैं, आधुनिक युग में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए है, ये कथन किसका है? तो ये कथन जो है प्रोफेसर पीगू का है। आधुनिक युग के प्रति प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो यह है मार्शल का कथन है। अगला प्रश्न देखिए, विनिमय के रूप में है, क्या है विनिमय के रूप में? विनिमय के रूप हैं कितने हैं? तो दो हैं। विनिमय की प्रारंभिक अवस्था में व्यापार किस पर आधारित था? तो ये जो था वस्तु विनिमय पर आधारित था।
विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम है, कौन सा है? मुद्रा है। वस्तु विनिमय प्रणाली में विनिमय होता है, क्या होता है? वस्तु से वस्तु का विनिमय होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी? तो इसका दोनों हो जाएगा। मूल्य मापन की कठिनाई थी, आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव था, तो इनका सी हो जाएगा। साख का एक पक्ष है, क्या है? ऋण। साख का अर्थ क्या होता है? तो इसका दोनों हो जाएगा, ऋण लौटाने की क्षमता और विश्वास करना, क और ख दोनों। मौद्रिक युग का आरंभ किस शताब्दी में हुआ? तो ये जो है 18वीं शताब्दी में हुआ। इनमें कौन विधि ग्राह्य मुद्रा है? तो विधि ग्राह्य मुद्रा कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपको 10 रुपये का नोट, विधि ग्राह्य मुद्रा। नेपाल की मुद्रा क्या है ना? तो नेपाल में क्या है? वहाँ भी आपको रुपया ही चलता है। अब बांग्लादेश में टका चलता है। अब पाउंड कहाँ चलता है? तो ये इंग्लैंड में चलता है पाउंड, यूके में, और डॉलर अमेरिका में। एटीएम का अर्थ है, एटीएम का अर्थ क्या है? स्वचालित टेलर मशीन। अगला प्रश्न देखिए, चेक एक प्रकार की मुद्रा है, तो चेक एक प्रकार की क्या है? साख है। प्लास्टिक मुद्रा का एक सुंदरतम उदाहरण है, कौन सा सुंदरतम उदाहरण है? ये है एटीएम। एटीएम के द्वारा पैसे निकाले जा सकते हैं, 24 घंटे निकाले जा सकते हैं, ठीक है। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है? सबसे मुद्रा जो है सबसे महत्वपूर्ण है, इसके बिना कुछ नहीं, सब संसार अधूरा लगता है, इसके पास नहीं होता है। तो क्षणिक या तात्कालिक उपभोग में आने वाली वस्तुएं होती है, क्या होती है? चालू होती है। प्रतिज्ञा पत्र है एक प्रकार का, क्या है ये? साख है। अगला प्रश्न है, बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व हैं, कौन से हैं? इनमें सभी हो जाएगा। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? तो इसमें जो है 20। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मुद्रा बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो इसमें अल्पकाल होता है। भारत में करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो करेंसी नोट जो है वो रिजर्व बैंक जारी करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? ये कहा था हार्टले विदर्श। वित्तीय संस्थाएं क्या व्यवस्था करती है? तो ये हो जाएगा कर्ज की। निम्न में से कौन आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है? ये जो है वित्तीय हो जाएगा। वित्तीय संस्थाएं पूरा करते हैं, क्या करते हैं? ये ऋण संबंधी आवश्यकता का पूरा करते हैं। वित्तीय संस्थाओं के द्वारा होते हैं, क्या होते हैं? और वित्तीय संस्थाओं के प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं ये? तो ये 2 प्रकार के होते हैं। वित्तीय सेवाओं की आवश्यकता किसे होती है? तो इनमें सभी को होती है, सरकार को भी होती है, व्यक्तियों को भी होती है, व्यावसायिक संस्थाओं को भी होती है। अगला प्रश्न देखिए, वित्तीय संस्थाओं में किन संस्थाओं को सम्मिलित किया जाता है? तो इनमें सभी हो जाएगा ये, हाँ। अगला देखिए, सहकारी वित्तीय संस्था नहीं है, तो सहकारी वित्तीय संस्था कौन सी नहीं है? ये साहूकार नहीं है, बाकी सब होगा। अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ये अर्ध सरकारी वित्तीय संस्था है। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो ये हुआ 1904 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में केंद्रीयकृत बैंक कौन है?
तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये केंद्रीकृत बैंक है। भारत के व्यावसायिक बैंकों में प्रथम राष्ट्रीयकरण की तारीख क्या है? क्या थी? ये हो जाएगा आपको 14 जुलाई 1969। भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 1975 ईस्वी। भारत में एक संगठित पूंजी बाजार है, ये मुंबई में है संगठित पूंजी बाजार। भारत की वित्तीय राजधानी फाइनेंशियल कैपिटल किस शहर को कहा जाता है? तो ये मुंबई को कहा जाता है फाइनेंशियल कैपिटल, वित्तीय राजधानी। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1935 ईस्वी में। भारतीय बैंकिंग प्रणाली किस प्रणाली के शीर्ष पर है? तो ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की प्रणाली के शीर्ष पर है। देश में अभी कार्यरत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है 196। देश की संगठित बैंकिंग प्रणाली के प्रकार है 3 है। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य स्तरीय गैर संस्थागत वित्तीय संस्था है, कौन सा है? भूमि विकास बैंक। राज्य में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? तो ये हो जाएगा 25। बिहार में सहकारी बैंक द्वारा उपलब्ध सहकारी शाख व्यवस्था है, तो ये हो जाएगा त्रिस्तरीय हो जाएगा। बिहार के वित्तीय संस्थागत स्रोतों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? सर्वाधिक महत्वपूर्ण है व्यावसायिक बैंक जो है, ये हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बांग्लादेश के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन है? तो प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। व्यावसायिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो ये किया गया है 1969 ईस्वी को। 2001 ईस्वी में व्यावसायिक बैंकों में कितने रुपये साख प्रदान किए? तो ये हो जाएगा आपको 548। गांव के साहूकारों का ऋण प्रदान करने में कितना प्रतिशत योगदान है? तो ये हो जाएगा 10%, ये 30%। अगला प्रश्न देखते हैं, गैर संस्थागत वित्तीय प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन है, तो कौन सा होगा? गैर संस्थागत, ये हो जाएगा आपको महाजन। मुद्रा की आवश्यकताओं को पूरा करने में ज़रूरत होती है, तो ये होती है शाख अथवा ऋण की। इनमें कौन संस्थागत वित्तीय संस्था है? तो ये हो जाएगा इसका सहकारी बैंक। इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? ये सी हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान भारत में मुद्रा जारी करने के लिए अधिकृत है? तो ये हो जाएगा आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नाबार्ड का स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1982 ईस्वी में। 1984 ईस्वी तक देश में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक स्थापित हो चुके थे? तो 142। प्राथमिक कृषि साख समितियां कृषकों को कौन सा ऋण प्रदान करती है? तो ये अल्पकालीन ऋण प्रदान करती है। स्वयं सहायता समूह में लगभग कितने सदस्य होते हैं? तो ये 15 से 20 सदस्य होते हैं। कम से कम कितने व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं? तो ये 10 व्यक्ति मिलकर सहकारी समिति का गठन कर सकते हैं। भूमि विकास बैंक का नाम पहले क्या था? तो ये बंधन बैंक था। आगे देखते हैं, आज भी ऋण प्राप्त करने का सबसे लोकप्रिय स्रोत है, कौन सा है? तो ये महाजन है।
शाख के स्रोत 2003 के अनुसार ग्रामीण परिवारों द्वारा संस्थागत स्रोत द्वारा लिया गया ऋण का प्रतिशत कितना था? तो 52% था। अगला प्रश्न देखते हैं। 10वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार बिहार में प्राथमिक सहकारी कृषि साख समिति की संख्या है, कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपको 6842। दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था कौन सी है? ये हो जाएगा आपको भूमि विकास बैंक है। सहकारिता प्रांतीय सरकारों का हस्तांतरित विषय कब बनी? तो ये 1919 ईस्वी में बनी थी। अगला प्रश्न देखते हैं रोजगार एवं सेवा से। रोजगार एक सेवा एक दूसरे के हैं, क्या हैं एक दूसरे के? तो ये एक दूसरे के परस्पर हैं। रोजगार और सेवा एक दूसरे के परस्पर हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। रोजगार का क्षेत्र नहीं है, तो कौन सा क्षेत्र रोजगार का नहीं है? ये हो जाएगा जमीन। बाकी उद्योग है, कृषि है, सेवा है। अगला प्रश्न है जवाहर रोजगार योजना लागू हुई थी, कब हुई थी? 1989 ईस्वी में। भारत में सेवा क्षेत्र को सामान्यतः कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो इसको दो भागों में बांटा जा सकता है। भारत सरकार ने किस प्रकार की शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? तो प्राथमिक शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली? तो ये हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में। भारत में कॉल सेंटरों की सीमा है, क्या है सीमा इसकी? बढ़ी है। भारत एक देश है कृषि प्रधान। अगला देखिए भारत एक राष्ट्र है, विकासशील राष्ट्र है, विकसित नहीं है। भारत की निम्नलिखित परिवहन सेवाओं में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण इनमें रेलवे हो जाएगा। नरेगा बनाई गई है, क्या बनाई गई है? ग्रामीण इलाकों के लिए। नरेगा पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही है, क्या कारण है इसका? बिचौलिए की वजह से। आर्थिक प्रगति तीव्र होने पर द्वितीयक क्षेत्र में श्रम बल की अनुपात क्या होती है? अनुपात पर कैसा प्रभाव होता है? तो ये होता है ह्रास होता है। अगला देखिए आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र जो है सेवा है। अगला प्रश्न है आर्थिक विकास के मुख्य क्षेत्र है, कौन से हैं? तो ये 3 हो जाएगा। बिहार झारखंड विभाजन के पश्चात कौन सा उद्योग क्षेत्र बिहार में रह गया था? तो कौन सा रह गया था? ये चीनी उद्योग सिर्फ बिहार में रह गया था, बाकी लौह इस्पात कोयला कपड़ा सब चला गया था। बिहार एक राज्य है, क्या है? तो ये कृषि प्रधान राज्य है। निम्नांकित में कौन बीमारू राज्य है? बीमारू राज्य कौन सा होगा इसमें? बिहार होगा, और कौन होगा? अगला प्रश्न है कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो नहीं है कौन सा है? तो कर्नाटक नहीं है। आगे देखिए निम्न में से कौन बीमारू राज्य है? तो बिहार भी है, मध्य प्रदेश भी है, उड़ीसा भी है। तो ये तीनों हो जाएगा इसमें, क्योंकि इसमें मध्य प्रदेश भी दिया है, उड़ीसा भी दिया है। इनमें से पिछड़ा राज्य किसे कहा जाता है? पिछड़ा राज्य बिहार को कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। एक अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है? तो ये कहा जाता है तृतीयक क्षेत्र को। एक अर्थव्यवस्था के व्यावसायिक ढांचे में रोजगार के कितने प्रमुख क्षेत्र होते हैं? ये होते हैं 3 प्रमुख क्षेत्र होते हैं। अगला प्रश्न देखिए एक अर्थव्यवस्था में आधारभूत संरचना का निर्माण होता है, क्या होता है?
इनमें सभी हो जाएगा, सेवाओं द्वारा, उद्योगों द्वारा, कृषि द्वारा, सब हो जाएगा। कृषि एक पशुपालन अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र हैं? कृषि एवं पशुपालन अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र हैं? तो ये प्राथमिक क्षेत्र हो जाएंगे। कृषि जैसे आया प्राथमिक हो जाएगा। कृषि क्षेत्र में पाई जाती है, क्या पाई जाती है? बेरोजगारी, पूर्ण बेरोजगारी, वित्त बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी, ये सही होगा। छिपी हुई बेरोजगारी बेरोजगारी पाई जाती है, क्योंकि लोग इसमें एक सीजन में जैसे 20 दिन काम किया, बाकी दिन बैठ के रहना पड़ता है, उसको देखना पड़ता है, ये करना पड़ता है, पानी देना पड़ता है खेत में। तो हालांकि इसमें छिपी हुई बेरोजगारी उसको बताया जाता है, क्योंकि इसमें हर दिन काम नहीं है, डेली का इसमें आपको इनकम नहीं होता है। एक बार लगाएंगे तो 3 महीने 4 महीने बाद ही इनकम होगा, और उसी में पूरा जन धन लगा रहता है, इसलिए इसमें छिपी हुई बेरोजगारी है। आगे देखिए, विनिर्माण उद्योग अर्थव्यवस्था के कौन से क्षेत्र हैं? तो विनिर्माण जो है वो द्वितीय क्षेत्र में आएंगे, और सेवा क्षेत्र जो है वो तृतीय क्षेत्र में आएंगे। कृषि जो है प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। प्राथमिक क्या आएंगे? कृषि। और जो सामान बनता है फैक्ट्री वगैरह में, जो भी सामान कहीं पे उद्योग है कुछ लगा हुआ है, वो द्वितीय क्षेत्र में आ जाएंगे। और जो सर्विस है, सेवा जो है वो तृतीय क्षेत्र में आएंगे। अगला प्रश्न है, विकसित देशों के कार्यकाल का अधिक भाग कार्यरत रहता है, कहाँ पे रहता है? सेवा क्षेत्र में कार्यरत रहता है। विगत वर्षों के अंतर्गत बिहार में किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो किस क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है? तो सेवा क्षेत्र का सर्वाधिक विकास हुआ है। मानव की न्यूनतम आवश्यकता होती है रोटी, कपड़ा और मकान। सरकार का काम है दक्षता के अनुरूप उपलब्ध कराना। क्या? तो काम जो है दक्षता के अनुरूप उपलब्ध कराना सरकार का काम है। उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में प्रगति हुई है, तो इसका जो है काफ़ी तेज़ी से हुआ है। आउटसोर्सिंग के महत्वपूर्ण मानक क्षेत्र हैं, कौन से हो जाएगा इसमें? इसमें सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नागरिक सेवा है। नागरिक सेवा इसमें क्या हो जाएगा? सामाजिक चेतना एवं अन्य हो जाएगा इसका। सेवा क्षेत्र का निर्माण होता है, तो क्या होता है? इनमें सभी हो जाएगा सेवा क्षेत्र में। सेवा संचार सेवा, जैसे जो टेलीफोन वगैरह होता है, परिवहन, जो रेलवे, बस, ये सब जो है वाणिज्यिक सेवाओं द्वारा, तो ये सब उसमें हो जाएगा, सेवा क्षेत्र में आ जाएगा। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है, हमारे देश का कौन सा शहर सूचना प्रौद्योगिकी तथा सॉफ्टवेयर का प्रतीक बन गया है? तो ये बेंगलुरु हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र है? तो कौन सा क्षेत्र सेवा क्षेत्र होगा? इसमें दूरसंचार हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, न्यूनतम एवं आधारभूत कौशल को किस प्रकार की शिक्षा कहेंगे? तो इसको जो है प्राथमिक शिक्षा कहेंगे। मानव पूंजी के प्रमुख घटक कितने हैं? तो 5 हैं। कौन सी सेवा गैर सरकारी सेवा है? तो ये मॉल सेवा जो है, ये जो है गैर सरकारी सेवा है। किस क्षेत्र को द्वितीय क्षेत्र कहा जाता है? तो ये कहा जाता है उद्योग को। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन छोटे पैमाने का उद्योग है? तो जो खिलौना उद्योग है वो छोटे पैमाने का उद्योग है। वैश्वीकरण के मुख्य अंग होते हैं, तो इसका जो हो जाएगा 4 हो जाएगा। वैश्वीकरण का अर्थ है, वैश्वीकरण का क्या अर्थ है? व्यापार, पूंजी, तकनीक हस्तांतरण, सूचना प्रवाह द्वारा देश की अर्थव्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय। अगला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण से देश एक दूसरे से हुए हैं। वैश्वीकरण से देश एक दूसरे से क्या हुए हैं? तो करीब हुए हैं। अगला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण से
किसके जीवन स्तर में सुधार हुआ है? तो इसका जो है सभी के जीवन स्तर में सुधार हुआ है। वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता है, क्या है वैश्वीकरण की प्रमुख विशेषता? इनमें सभी हो जाएगा। सूचना, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, वैश्वीकरण को प्रोत्साहन करने वाले कारकों में कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के विकास। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के फलस्वरूप दो देशों के उत्पादों के बीच प्रतिस्पर्धा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को सर्वाधिक प्रोत्साहन मिला है? इसका हो जाएगा पर्यटन को मिला है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है? तो नहीं है पूछ रहा है, तो ये राष्ट्रीयकरण हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, वैश्वीकरण का एक दौर आज से पहले आया था। तो ये एक दौर जो है आज से पहले कब आया था? ये 1870 ईस्वी से 1914 ईस्वी के बीच में आया था। वैश्वीकरण के दौरान उपभोक्ता को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? जागरूक होना चाहिए। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के सहचर के रूप में निम्नलिखित में से क्या नहीं आया? तो क्या नहीं आया इसमें? आयात निर्यात नियंत्रण नहीं आया। बिहार में वैश्वीकरण का प्रभाव नकारात्मक ढंग से पड़ा, तो ये अपेक्षाकृत कम पड़ा। प्रौद्योगिकीकरण के विकास ने वैश्वीकरण की गति को किया है, तो क्या किया है? इसको तेज किया है। बहुराष्ट्रीय कंपनी काफ़ी हद तक अपने लागत मूल्य में लाती है, क्या लाती है? कमी लाती है। बहुराष्ट्रीय नियमों द्वारा दूसरे देशों में विदेश का सबसे सामान्य तरीका है, क्या है सामान्य तरीका? इनमें सभी हो जाएगा वो। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है, तो पटना मोटर्स जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। बाकी फोर्ड जो है वो बहुराष्ट्रीय कंपनी, टाटा जो है बहुराष्ट्रीय कंपनी है। आगे देखते हैं, इनमें कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो इनमें कौन सी है? तो इनमें सभी हो जाएगा, सैमसंग भी हो जाएगा, फोर्ड भी हो जाएगा, कोको कोला भी हो जाएगा, ये सब बहुराष्ट्रीय कंपनी है। WTO का विस्तारित रूप क्या है? तो इसका हो जाएगा वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या हो जाएगा? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1995 ईस्वी में। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ पे है? तो WTO का जो मुख्यालय है वो आपको जिनेवा में है। जिनेवा कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। शेयर बाजार की नियामक संस्था है, कौन सी है? तो ये हो जाएगा स्टॉक एक्सचेंज, जो है स्टॉक एक्सचेंज जो है ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने निजीकरण की नीति अपनाई, कब अपनाई थी? 1991 ईस्वी में। भारत की नई आर्थिक नीति की घोषणा किस प्रधानमंत्री ने की थी? तो वो की थी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने। आर्थिक सुधार भारत में आरंभ हुआ, तो कब हुआ था? 1991 ईस्वी में। नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित नहीं किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रित अर्थव्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग है, कौन सा होगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा आपको इनमें सभी हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों का निर्धारित करने वाली संस्था कौन सी है? तो ये हो जाएगा आपको विश्व बैंक।
अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुई थी 1919 ईस्वी में। निम्नलिखित निवेश नहीं है, बिजली बिल जो है वो नहीं है। निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो विदेशी जो ब्रांड है वो टाटा नहीं है, बाकी सब है। हुंडई है, टोयोटा है, फोर्ड है, ये है, लेकिन टाटा नहीं है। विदेशी निवेश का उद्देश्य होता है, क्या होता है? उसका लाभ कमाना होता है। विकसित राष्ट्र श्रम के निर्बाध प्रवाह में उत्पन्न करते हैं, क्या करते हैं? बाधा। बाजार का व्यापक विस्तार अब हो गया, पूरी दुनिया में हो गया। मॉल उपलब्ध कराती है वस्तुओं को, क्या उपलब्ध कराती है? एक ही स्थान पर बहुत सारी चीज़ कराती है। पार्ले समूह के थम्स अप ब्रांड को किस बहुराष्ट्रीय कंपनी ने खरीद लिया? ये कोका कोला ने खरीद लिया। उदारीकरण हटाती है प्रतिबंधों को, तो ये उपयुक्त तीनों हो जाएगा इसका आंसर। 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक क्षेत्र का अनुमानित व्यय कितना है? तो इसका जो है बी आंसर हो जाएगा, 22 लाख करोड़। एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ये भारत में किया गया है। उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? तो ये लगता है 10 रुपया। सॉरी, शुल्क नहीं लगता है, उपभोक्ता में नहीं लगता है, बाकी इसमें लगता है। राइट टू इन्फॉर्मेशन जो है उस पर लगता है, RTI जो लगाते हैं तो उसमें लगता है 10 रुपये लगता है। आगे देखते हैं। उपभोक्ताओं का सदैव होता है, क्या होता है? शोषण होता है, उत्पीड़न होता है, दोहन होता है, तो इसका सब हो जाएगा। आगे देखिए, उपभोक्ताओं को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? अधिकार का ज्ञान होना चाहिए, दायित्व का ज्ञान होना चाहिए, कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए, उपयुक्त तीनों हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता को जानकारी लेना चाहिए किसी वस्तु के गुण का, मात्रा का, निर्माण सामग्री का, उपयुक्त तीनों का, तो इसका हो जाएगा तीनों हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था आपको इंग्लैंड में। उपभोक्ता के शोषण का मुख्य कारण क्या है? तो इनमें सभी हो जाएगा। भ्रामक प्रचार, मिलावट, मापतौल, ये सभी हो जाएगा इसमें। उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम किस देश में हुई? तो ये हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार किसे है? तो ये हो जाएगा आपको, इनमें सभी को हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू हुआ, कब हुआ लागू? 1986 ईस्वी में हुआ। उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु व्यवस्था है, तो कौन सा व्यवस्था है? त्रिस्तरीय व्यवस्था है। उपभोक्ता जागरण के लिए सरकार का सबसे प्रचलित नारा क्या है? तो जागो ग्राहक जागो, ये है। उपभोक्ता इंटरनेशनल की स्थापना का वर्ष था? 1985 हो जाएगा। उत्पादन की समस्त क्रिया निर्भर करती है, किस पे करती है? तो ये उपभोक्ता पर करती है। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी 1986 ईस्वी में।
भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 दिसंबर को। भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो ये किया था 2005 में। भारत में लगभग कितने गैर सरकारी उपभोक्ता संगठन हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 700। भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशतः निष्क्रिय थे। इसका अगला प्रश्न है, भारत उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? ये 15 मार्च को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो ये हो जाएगा 1800। अगला प्रश्न देखिए, 20 लाख रुपये तक के उपभोक्ता विवाद का मंच है। तो ये जिला जो है, जिला में 20 लाख तक का यहाँ पे सुनवाई हो सकता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 1 करोड़ रुपया या उससे अधिक हो तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? तो ये राष्ट्रीय आयोग में करेगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, राष्ट्रीय उपभोक्ता आयोग ने असंतुष्ट उपभोक्ता आदेश के कितने दिनों के अंदर उच्चतम न्यायालय में अपील कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय में वो 30 दिन के अंदर कर सकता है। जागो ग्राहक जागो एक नारा है, तो ये उपभोक्ता जागरण का नारा है। सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो ये वैधानिक अधिकार है। सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करना चाहिए, उपर्युक्त तीनों हमको प्राप्त करना चाहिए। गारंटी कार्ड, वारंटी कार्ड, रसीद, तीनों चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए। क्या जांचना चाहिए? उसका सभी कुछ जांचना चाहिए। वजन एवं मात्रा, मूल्य, स्तर सब नापना चाहिए। हॉलमार्क के शब्द चित्र किस वस्तु के गुणवत्ता का प्रमाण है? तो इसका आंसर हो जाएगा सोने के आभूषण का। हॉलमार्क जो है सोने के आभूषण में ही लगा रहता है। खाद्य पदार्थों की शुद्धता की जांच के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना चाहिए? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, एग मार्क। ISI चिन्ह अंकित है, तो ये जो है 1500 उत्पादों पर ISI चिन्ह अंकित है। स्वर्णाभूषण की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा हॉलमार्क है। यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता कहाँ शिकायत करेगा? तो ये करेगा राज्य आयोग में। अगला प्रश्न देखिए, देश में जिला फोरम की संख्या है, तो ये 582 है। मरीज देखने हेतु लिए गए फीस का डॉक्टर रसीद देता है? तो नहीं देता है। बाजार व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है उपभोक्ता। प्रमाणित खाद्य उत्पादों का मानक चिन्ह क्या है? तो इसका जो मानक चिन्ह है वो हो जाएगा एग मार्क। हमारे देश में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? तो ये हुई है 1993 ईस्वी में। खाद्य तेल की गुणवत्ता का मानक चिन्ह क्या है? खाद्य तेल का जो मानक चिन्ह है वो एक मार्क है। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो ये एक मार्क का प्रयोग किया जाता है। तो ये था दोस्तों आज का मेरा वीडियो, जो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी अपने सर्किल में है जानने वाले हैं उसको ये शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।